बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले अहम खबर के साथ। रिजविया पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एटीएम से कैश निकालने वाले शहरियों को लूटने वाले गिरोह को धर लिया है। मरकजी मुलजिम रब नवाज ने 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों का इतराफ कर लिया। तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। बताइएगा सलमान। देखिए बिल्कुल इस वक्त रिजविया थाने में मौजूद है और रिजविया पुलिस की जानिब से एक अहम कार्रवाई सामने आई है। लूट मार की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस गिरोह के 3 अहम कारिंदों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक शख्स है, एक मुलजिम है जो कि अपने गिरोह के साथ मिलकर एटीएम के अंदर मौजूद शहरियों से लूट मार की वारदातें करता था। असली के जोर के ऊपर दोबारा से उनका एटीएम कार्ड इंसर्ट करवा कर उनसे रकम निकलवाता था और उसके बाद फरार होने में जो है वो कामयाब होता था। मुलजिम जो है रब नवाज हमारे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं कहाँ के रिहायशी हो? नीपा चुरूंगी। कब से रह रहे हो कराची में? सर 2009 का रह रहा हूँ। किसके साथ रहते हो? अकेला रहता हूँ। असला कहाँ से लेके आए हो? सर असला नहीं होता था हमारे पास। किस तरह लूट मार करते थे? ऐसे ही थप्पड़े मार के। कितने लोगों के ऊपर मुश्तमिल गिरोह है तुम्हारा? सर मैं तो 2 दफा गया हूँ, 2 दफा पकड़ा गया था। कितने लोग मिलके वारदात करते हो? सर ये 3-4 लोग हैं। कौन है वो? एक काशिफ है, एक इम्तियाज़ है और एक ये है महबूब है। कौन है ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं सर। और ये जो 2 पकड़े गए ये कौन है? ये भी रिश्तेदार हैं सर। कौन से रिश्तेदार हैं? ये सर एक महबूब का भाई है, एक काशिफ का भाई है। पीछे से कहाँ से ताल्लुक है? रहीम यार खान। पुलिस भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अली साहब ये बताइएगा कि मुलजिम आप लोगों ने गिरफ्तार किए हैं, 3 मुलजिम हैं जी। तो रब नवाज इसमें मेन मुलजिम है जी। क्या क्या चीज़ें जो है वो अब तक इसका सीआरओ क्या बता रहा है? सर सीआरओ ये 11 केसों में बंद होकर जेल जा चुका है सर। 11 केसों में मुख्तलिफ थाना जात से, सेंट्रल के भी हैं, ईस्ट के भी केस हैं सर, 392-97 के केस हैं सर। असल में ये 2-4 जो हैं जो वहाँ पे उनको हैंडअप करते हैं, अंदर चले जाते हैं एटीएम में, बाकी ये बैकअप पे होते हैं। कभी ये मोटरसाइकिल पे आते हैं, कभी इनके पास रक्षा है, कभी रक्षे पे आते हैं, ऐसे अननोन बन के खड़े हो जाते हैं। कोई भी शरीफ शहरी अगर एटीएम में घुस गया तो फिर 2 बंदे अंदर जाते हैं, बाकी 5-6 बंदे इनके बाहर खड़े होते हैं। तो बस रक्षा ख़राब हो गया है, वो कभी तार निकाल के खड़े हो जाते हैं। यानी अपना बहाना बना खड़े होने की वजह इनकी ये होती है वहाँ पे कि कोई भी अगर शरीफ शहरी आ जाए तो हम उसको लूटें। पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो दीगर मुलजमान हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ताहम ये 3 मुलजिम जो है वो रिजविया पुलिस की जानिब से आज गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद लूट मार की वारदातों में मुलव्वस हैं। जी। दूसरी जानिब डीएसपी दरक्षा, सीपीएलसी और टीम मुजरिम कौन की डिफेंस में कार्रवाई। गवर्नर सिंह के नाम पर लड़कियों के साथ फ्रॉड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम गवर्नर हाउस में नौकरियों का झांसा देकर लड़कियों को फंसाता था। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं आपको। अहम खबर है, डीएसपी दरक्षा और सीपीएलसी और टीम मुजरिम कौन की डिफेंस में कार्रवाई हुई है। गवर्नर सिंह के नाम पर लड़कियों के साथ फ्रॉड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। मुलजिम गवर्नर हाउस में नौकरियों का झांसा देकर लड़कियों को फंसाता था। अपडेट कर आपको और फुटेज भी आप देख सकते हैं बराह रास्त सिटी 21 की स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की जानिब से मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ अपनी एंकर उज़मा ताहिर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी बताइएगा क्या कहेंगे आप इस पर, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे लाइन पे लिया। पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मुस्लिम कौन की बहुत अच्छी काविश है और इससे पहले भी हम लोग बहुत ऐसे प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें मुस्लिम कौन की जो पूरी टीम है उस तरह से प्रोग्राम करती है। कल ये वाक़या जो था इस लिहाज से था कि गवर्नर सिंह के नाम पर जाली नौकरियाँ देने के लिए लोगों को कहा जाता था कि जी आपको जाली नौकरियाँ दी जाएंगी और आपको गवर्नर सिंह के बिहाफ पर हम आपको लड़कियों को झांसा देकर उनके साथ हरकत भी की जाती थी। तो सर ये जो सीपीएलसी और डीएसपी सुरक्षा थाने के साथ ये प्रॉपर कार्रवाई की गई है और मुस्लिम कौन की पूरी टीम इसमें इन्वॉल्व थी और कल वो शख्स अरेस्ट किया गया था जो लड़कियों को बुलाता भी था और बुलाने के बाद फिर उसने 6-7 लड़कियों के साथ तो इतराफ़ भी किया है कि वो फिजिकल हुआ था। जी जी, उस्मा साहिब आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी हम अपने नाजरीन को मुजरिम की भी कुछ गुफ्तगू सुनाएंगे। क्या था, जॉब का दिलासा दिया था, जो आपको गवर्नर हाउस पे जॉब दिला देंगे। फिर उसके बाद जॉब का दिलासा दिया था, मैंने कहा था आप आ जाएं, आपका इंटरव्यू ले लेंगे। फिर इसके बाद हम आ गए थे इंटरव्यू के लिए, वो आई थी इंटरव्यू के लिए, तो हम उनको लेके जा रहे थे एक्टर से मिलवाने के लिए। ये बेबी हॉस्पिटल में शूट चल रही थी, उधर एक्टर से मिलवाने के लिए ले जा रहे थे। कह रहे थे मेरी दूसरी लेडीज आ रही है, तो मैंने कहा जब तक आप एक्टर से मिल रहे हैं, जॉब नहीं दिलवाई है, सब दिलासा दिया है, सिर्फ 8-10 को दिलासा दिया है, सिर्फ दिलासा ही देते हैं। बाकी वीडियोज वगैरह बनाते टिकटॉक की, नंबर शूट्स वगैरह पे से आते हैं, जैसे कि कोई एक दूसरे को लेने के लिए
जाते हैं, लेके आते हैं, तो इस तरह कॉन्टेक्ट एक दूसरे के बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेटर के थ्रू आते हैं। कोऑर्डिनेटर शादाब बाजी है, उनको कहा था कि जॉब पे गवर्नर हाउस के अंदर तो आप लड़कियां दें हमें, और शूट के लिए वो हमें लाइनअप करती हैं। वो सिर्फ मेरा नंबर है, उस पर गवर्नर साहब का नाम लिखा हुआ है, वो मेरा ही नंबर है। तमाम नहीं, वो सिर्फ जो चीज़ें होती हैं मेरी जो प्राइवेसी, जो मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, वो फिर उस नंबर पर भेज देता हूँ, मेरे नंबर पर जो गवर्नर साहब का नंबर लिखा हुआ है उस पर भेज देता हूँ। बस सिर्फ वो ये होता है कि स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, वो CV भेजते हैं ना, तो वो CV भेजते हैं, फिर उनका मैसेज डन कर देते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई ये 1 तारीख को जॉब ज्वाइनिंग करेगी, बस इसलिए स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। मैं खुद अपने आप को ही मैसेज करता हूँ, मैं गवर्नर वाले नंबर से मैं अपने आप को खुद मैसेज। जी, हमने अपने नाजरीन को गुफ्तगू सुनाई है मुजरिम की। अब दोबारा से हमारी एंकर साथी हैं उज़्मा ताहिर, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। उज़्मा साहिबा, ये बताइएगा कि कितनी लड़कियों को नौकरी का झांसा दे चुका है ये मुजरिम? बिल्कुल भी नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा, हमारा फोन शायद नहीं चल रहा प्रॉपर्ली। मैं इस रास्ते में हूँ तो मुझे आपकी बिल्कुल भी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, आप रुक जाएंगे। जी, हमें भी आपको सुनने में काफ़ी मसला हो रहा है। फिल वक्त अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। DSP दरख्शां, CP और टीम मुजरिम को उनकी डिफेंस में कार्रवाई हुई है। गवर्नर सिंह के नाम पर लड़कियों के साथ फ्रॉड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। जी हाँ, मुलजिम गवर्नर हाउस में नौकरियों का झांसा देकर लड़कियों को फंसाता था। हमारी एंकर उज़्मा ताहिर हमें अपडेट कर रही थी। तफसीलन बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब इंडस्ट्री स्टेट डिपार्टमेंट कंपनी के वफ्द की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आमद। पंजाब इंडस्ट्री स्टेट डिपार्टमेंट की जनरल मैनेजर आमना फैसल कहती हैं कि यहाँ आने का मकसद पंजाब हुकूमत की इंडस्ट्री के लिए किए जाने वाले इक़दामात से आगाही फ्राहम करना था। उन्होंने कराची के सनतकारों को पंजाब में सरमायाकारी की भी दावत दी है। मज़ीद इनका क्या कहना था, जानते अपने नुमाइंदे अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची चैम्बर में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर एक वफ्द आया है जो कि पंजाब से इंडस्ट्रियल जोन्स और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के हवाले से जो है वो आगाही फराहम कर रहे हैं। क्या क्या फैसिलिटी इस वक्त जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ इश्तराक के साथ दी जा रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर ही हैं, उनसे जान लेते हैं। आमना इकबाल, अस्सलाम वालेकुम जी। कराची चैम्बर आज आए हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा इनके साथ एक सेशन हुआ, क्वेश्चन आंसर्स का, बहुत इंफॉर्मेटिव भी था। कराची देखें हमारा इंडस्ट्री फाइनेंशियल हब कह लें, इंडस्ट्रियल हब कह लें। कराची में एक्चुअली लैंड की कमी और महंगा भी बहुत है, तो पंजाब इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर कराचीइट्स टू कम और आके इन्वेस्ट करें। हमारे पास लैंड अवेलेबल है और प्राइस वाइज अगर कंपेयर किया जाए तो सस्ता भी है। स्पेशल इकनॉमिक जोन के बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। यूटिलिटीज़, पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आपको डोर स्टेप पे बिजली, पानी, गैस सब चीज़ों की फराहमी होती है। सो आज आने का मकसद यही था कि हम उन्हें बताएं कि पंजाब में क्या क्या जो हुकूमत है वो क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है और क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रही है। एंड मैंने प्रेसिडेंट साहब को इनवाइट भी किया कि वो अपना डेलीगेशन लेके आएँ और वी वुड लाइक हिम टू कम एंड सी our industrial zones, and I think at the end of the day we are all working for the betterment of the country. तो सिंध हो या पंजाब हो, वी वुड वांट ऑल द प्रोविंसेस टू वर्क टुगेदर एंड कोलैबोरेट। तमाम वो फैसिलिटी जो हुकूमत प्रोवाइड कर सकती है और साथ साथ टैक्स छूट की एक बड़ी 10 साल की जो है इसके अंदर मेन जो इंडस्ट्री वालों का एक मसला होता है उसको भी 10 साल की छूट इसमें यहाँ मिल सकती है। नई इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए आपको जितनी भी इंपोर्ट है उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं देनी होगी। नए प्लांट्स लगाएं, नई अपनी चीज़ें लेके आएँ, तो ये तमाम वो फैसिलिटी है जो पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है वो इंडस्ट्री जोन्स की जो कंपनी है वो काम करिए। और आने वाले दिनों में जो टेक्सपो है उसके अंदर भी ये लोग मौजूद होंगे। जी, सूबाई वज़ीर सकाफ़त और सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की दावत पर मुख्तलिफ कौंसल जनरल्स का कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। डायरेक्टर जनरल फॉरेन अफेयर्स इरफान सुमरा समेत मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स भी दौरे में शरीक थे। इस दौरे का अहवाल जानते हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। बताइएगा। आज बिल्कुल देखिए, सूबाई वज़ीर सकाफ़त व सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की दावत पर मुख्तलिफ कौंसिल जनरल्स का कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। मुत्तहदा अरब इमारात, तुर्की,
कतर जर्मनी के कौंसल जनरल डीजी फॉरेन अफेयर्स इरफान सोमरो ने KVTC का दौरा किया। सूबाई वजीर सैयद जुल्फिकार अली शाह, साबिक सेनेटर VCEO KVCT अब्दुल हसीब खान, कैफे खुदाई के ओनर नदीम खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। जबकि मैं आपको ये भी बताऊं कि सूबाई वजीर सकाफत जुल्फिकार अली शाह के हमरा कौंसल जनरल ने खुसूसी बच्चों से मुलाकात की। सेंटर में खुसूसी बच्चों को मुख्तलिफ हुनर की तालीम सिखाई जाती है, सूबाई वजीर का ये कहना था। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि खुसूसी बच्चे और कौंसल जनरल ने सूबाई वजीर सैयद जुल्फिकार अली शाह की सालगिरह का जो केक है वो भी उन्होंने वहाँ पर काटा है। जी शुक्रिया जुबैर। अब आपको बताएंगे रवा माली साल पहले 3 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 48% का इजाफा हुआ। चीन से सबसे ज़्यादा बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी आई और स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल 3 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 77 करोड़ 10 लाख डॉलर रही, जबकि चीन से सबसे ज़्यादा बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी आई है। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। स्टेट बैंक ने गैर मुल्की सरमायाकारी की रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल पहले 3 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 48% इजाफा हुआ, जिसके बाद सरमायाकारी 77 करोड़ 10 लाख डॉलर पर पहुंच गई, जो कि गुज़िश्ता माली साल 3 माह में 52 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी हुई थी। माहिरीन का कहना है कि गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा सरमायाकारों के एतमाद में बेहतरी की अक्कासी है। माली साल 24 के पहले 3 माह के मुकाबले माली साल 2025 के 3 माह में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी 70% इजाफे से 90 करोड़ 35 लाख डॉलर रही। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 24 में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी 41 करोड़ 46 लाख डॉलर रही। जुलाई से सितंबर में सबसे ज्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी चीन से मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 24 में चीन से गैर मुल्की सरमायाकारी 22 करोड़ 48 लाख डॉलर हुई। पहले 3 माह में चीन से आने वाली रकम 16 करोड़ 40 लाख डॉलर से बढ़कर 40 करोड़ 40 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। माली साल 24 के पहले 3 माह में चीन से गैर मुल्की सरमायाकारी 16 करोड़ 39 लाख डॉलर मौसूल हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 24 में पावर सेक्टर में 22 करोड़ डॉलर की बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी की गई और माली साल 25 के पहले 3 माह में पावर सेक्टर में 41 करोड़ 60 लाख डॉलर की सरमायाकारी हुई, जबकि गुज़िश्ता माली साल 3 माह में ये 18 करोड़ 24 लाख डॉलर रही थी। अशरफ खान, सिटी 21। रेड लाइन के तरक्याती काम के जद में आने वाले वाटर कॉर्पोरेशन की लाइनों का 50% मरम्मती काम मुकम्मल। अगले 24 घंटों में काम मुकम्मल करके पानी की सप्लाई खोल दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी की इस रिपोर्ट में। कॉर्पोरेशन की जानिब से मुरम्मती काम में 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है। 2 बड़ी लाइनें मुतासर हुई। रेड लाइन के तरक्याती कामों में गफलत बरतने के बायस शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके बाद देखा गया कि शहर की 60% आबादी पानी से महरूम होती हुई नजर आई। सूरत हाल क्या है? इस तरक्याती काम के साथ साथ होने वाले मुरम्मती काम की बटरफ्लाई वॉल की क्या सूरत हाल है, आइए आप। पहले से पानी की किल्लत का शिकार शहरियों के लिए एक और परेशानी। शहर की बड़ी पानी की सप्लाई लाइनें रेड लाइन के तरक्याती कामों की जद में आ गई। कॉर्पोरेशन की 66 और 54 इंच की बड़ी पानी की लाइनें मुतासर हुई। एमडी वाटर कॉर्पोरेशन की खुसूसी हिदायत पर धाबीजी से 72 घंटों का शटडाउन लेकर लाइन की मुरम्मत के काम का आगाज किया गया। इदारे ने काचू फरामी आप के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इजाज आलम ने बताया कि 50% काम मुकम्मल कर लिया गया है। अगले 24 घंटों में बटरफ्लाई वॉल की तनसीब के साथ लाइनों की मुरम्मत का काम मुकम्मल करके पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। अभी मैं सुबह गेट का भी डालने का अमल, गेट डाला सीओडी फिल्टर प्लांट से और गेट को सील करके पानी तकरीबन वहाँ से पानी बंद हो चुका है और यहाँ से डी वाटरिंग का अमल जारी है और हमारा पाइप भी वेल्डिंग प्रोसेस भी जारी है और इंशाल्लाह हम ज़रा 24 घंटे मजीद अभी हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं 24 घंटे में काम कंप्लीट कर लें। वाटर कॉर्पोरेशन की लाइनों की मुरम्मत के बायस चनेसर, गुलशन, जिना, किमाड़ी, क्लिफ्टन, जमशेद, लियाकताबाद और नाजमाबाद टाउन में 200 MGD पानी की सप्लाई मुअत्तल है। बताया जा रहा है कि 48 घंटों के अंदर लाइन की मुरम्मतें मुकम्मल कर ली जाएंगी। साथ साथ दोनों मुकामात पे वॉल की तनसीब का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद वो तमाम इलाके जिनका पानी जज़वी तौर पे मुअत्तल है वो पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। और नाजरीन, कराची प्रेस क्लब का अपने अरकान के लिए अच्छा इक़दाम। आलमी यौम फालिज पर एक रोज़ा तबी कैंप लगा दिया गया। सहाफ़ियों की शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, DPNP समेत दीगर टेस्ट मुफ्त करवाए गए। तफसीलात मीर की रियो की। कराची प्रेस क्लब अपने अरकान की खिदमत में आगे आगे। अल खिदमत पाकिस्तान स्टॉक सोसाइटी पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के तहत आलमी यौम फालिज पर एक रोज़ा कैंप लगाया। साफ़ी बिरादरी और उनके अहल खाना की बड़ी तादाद मुफ्त टेस्ट और तिब्बी सहूलियात मिलने पर सहाफ़ी भी खुश दिखाई दिए। हमारी शुगर भी चेक हुई, ब्लड प्रेशर भी चेक हुआ
اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے سینئر صحافی آ رہے ہیں اور جو ہمارے جیسے جونیئر صحافی ہیں سارے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہیلتھ اویئرنیس جو ہے صحت کے بارے میں شعور وہ عام لوگوں میں تو بہت ہے ہی نہیں اور صحافیوں میں بھی بہت کم ہے. کیمپ کے عملے کا کہنا تھا کہ صبح سے متعدد صحافیوں کو مفت ٹیسٹ کیے گئے ہیں. شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول سمیت دیگر ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں. جو سروسز پرووائڈ کری ہیں اس میں جو ہے ہم نے شوگر جو ہے پیشنٹس کی شوگر کری ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے پیشنٹس کا کولیسٹرول کرا ہے اور ایک ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے BMD کے نام سے، وہ بھی ہم نے کیا ہے یہاں پر. شہر کے مشہور ڈاکٹرز جو ہیں وہ آ کے یہاں پہ بتائیں گے کہ فالج کی علامات کیا ہیں، اگر اس کو ہمیں پریونٹ کرنا ہے تو ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا، اپنی لائف سٹائل میں کیا چینج کرنا پڑے گا. صحافی کہتے ہیں میڈیکل کیمپ کے انعقاد کا مقصد کلب کے ممبران اور ان کے اہل خانہ کو صحت کی زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنا ہے. کیمرہ مین عمران AK کے ساتھ میر کیریو، سٹی 21. USAID کے زیر اہتمام پانی کی فراہمی کے نظام اور میونسپل کمیٹی جیکب آباد مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی تعارفی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. تقریب میں امریکی ڈپٹی کونسل جنرل نے بھی شرکت کی. رپورٹ کریں گے سید زبیر راشد. USAID نے کراچی کے نجی ہوٹل میں پانی کی فراہمی کے نظام اور میونسپل کمیٹی جیکب آباد مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی تعارفی تقریب سجائی. طلبہ کی جانب سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کے پروجیکٹس نمائش کے لیے پیش کیے گئے. تقریب میں شریک میئر حیدرآباد کاشف علی شورو نے بتایا کہ حیدرآباد میں پانی کے بلز کی ادائیگی پوری نہیں ہوتی، آؤٹ سورس بلنگ سے متعلق حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں. مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں کی جو بلنگ کا جو سلسلہ ہے، جو 1.5 لاکھ کے قریب سائی نے بتایا کہ وہاں پہ رجسٹر کنزیومرز ہیں، لیکن ان تک وہ بلنگ پہنچ پاتی ہے نہیں پہنچ پاتی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو اس سلسلے میں سائیں خالد حیدر شاہ صاحب نے لاسٹ ٹائم میری بہت مدد بھی کی. اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا گورننگ باڈی میں کہ اس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں تاکہ بلنگ صحیح طرح سے ایک پرائیویٹ بندہ اٹھائے اور اس کو گھروں تک پہنچائے اور وہاں سے کلیکٹ کر کے وہ لوگوں تک پہنچائے. امریکی ڈپٹی کونسل جنرل نے کہا کہ تقریب صرف ٹیکنالوجی پر نہیں بلکہ ٹرانسفارمیشن پر مبنی ہے. USAID ہمیشہ پاکستانیوں کی معاونت کے لیے تیار ہے. Today's event is not just about technology. It's about transformation. And you've heard this already this morning. The MIS project that we are launching today is a powerful tool that will empower managers and local government officials to operate and manage municipal services for citizens, to communicate their concerns and receive timely responses. منتظمین نے بتایا کہ تقریب کا مقصد پانی کی فراہمی کے نظام میں جدت لانے سے متعلق کچھ اہم نکات پر مشتمل تھا. جیکب آباد کے وہ پانی کی سپلائی اور ویسٹ ڈسپوزل، یعنی ان کا کچرا اٹھانے کا سسٹم اور پانی کا سسٹم گھر تک پہنچانے کے لیے ایک نئے نظام کا لانچ کیا ہے. اس کو ہم مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بولتے ہیں، جو ڈیجیٹلائز ہوگا یعنی آٹومیٹک ہوگا. ابھی تک جیکب آباد میں بلنگ سسٹم آٹومیشن پہ نہیں جا چکا تھا، آج پہلی دفعہ وہ لانچ ہونے جا رہا ہے. تقریب میں ڈپٹی میئر سکھر سمیت واٹر بورڈ کے متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21. آپ کو بتائیں گے عباسی شہید اسپتال مسال کا گڑھ بن گیا ہے، جہاں کئی برس سے ادویات موجود ہی نہیں. مختلف خون کے ٹیسٹ نجی لیبارٹریز سے کرائے جا رہے ہیں. MRI مشین بھی بند ہے، جبکہ CT اسکین مشین برائے نام ہی چل رہی ہے. تفصیلات ابراہیم رند کی رپورٹ. جی دیکھیں، بالکل اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے سب سے بڑے اسپتال عباسی شہید اسپتال میں، جو کہ محکمہ صحت KMC کے ماتحت ہے، جہاں پر CT اسکین اور MRI مشین گزشتہ کئی برس سے خراب تھی. لیکن CT اسکین کا یہ اطلاعات ہیں کہ وہ ٹھیک ہو چکی ہے اور CT اسکین کیے جا رہے ہیں، لیکن MRI کی مشین ابھی بھی خراب ہے. کاشف دکھا سکتے ہیں کہ اندرونی مناظر کے یہ MRI کا شعبہ ہے، اور یہاں پر جو ہے تقریباً 10 سے 15 سال پہلے یہ لگائی گئی تھی مشین، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 8 سال سے خراب ہے. یہ MRI کی مشین ہے، جبکہ اس کے علاوہ CT اسکین مشین جو ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے. تو اسی طرح یہاں پر آنے والے مریضوں کو دیگر اسپتالوں میں ریفر کرنے کا جو وہ سلسلہ جاری ہے. تو اس حوالے سے جی کہ اگر کوئی ہیڈ انجری کیس آتا ہے یا دماغ پہ کوئی چوٹ لگی ہوئی کیس آتے ہیں، یا پھر کوئی ریڑھ کی ہڈی کا مریض آتا ہے یا کینسر کے مریض آتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہاں کے مریضوں میں دیگر اسپتالوں میں ریفر کیے جاتے ہیں. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہاں کی کچھ مشینری بھی یہاں سے چوری کر کے مبینہ طور پر غائب کر دی گئی، جس وجہ سے ابھی MRI کو ٹھیک کرانے میں تھوڑا وقت لگے گا. لیکن جو CT اسکین کا شعبہ ہے وہ فعال ہو چکا ہے، وہ بھی برائے نام. دوائی تو نہیں ملتی، بہرحال ٹریٹمنٹ ملتی ہے یہاں پر. ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جتنا ڈریسنگ کا سامان تھا باہر سے لے کر آیا، باقاعدہ ان لوگوں نے یہ وہ ڈریسنگ وغیرہ کر دی. تو آج 8واں دن ہے، پریشانی
अंदर भी डॉक्टर लोग झिड़कते हैं। हमने बार बार कोशिश की अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर फैसल समदानी से मौक़िफ़ लेने की, तो उन्होंने इनकार कर दिया। और जबकि आज दोबारा हम आए हैं दूसरे रोज़ मौक़िफ़ लेने की, तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं। लेकिन अस्पताल के एमएस डॉक्टर जावेद इकबाल से भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि वो किसी अहम मीटिंग में, हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि ये अब्बासी शहीद अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ये कमरा है, जो कि जहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये पीछे मेरे ये कमरा है जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट का, जिस पे वाज़ेह तौर पे डॉक्टर जावेद इकबाल लिखा हुआ है, लेकिन वो मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। कई बरस पहले तारीखी अस्पताल होता था जहाँ पर खाने पीने की सहूलत समेत तमाम लेबॉर्ट्री टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन तमाम चीज़ें फ्री होती थी। लेकिन आज जो है यहाँ पर टेबलेट और सिरिंजेस कैनोला तक नहीं है, तमाम चीज़ें बाहर से मंगवाई जा रही। तो इंतहाई अफसोस की बात है कि यहाँ पे दाखिल और ओपीडी में आने वाले तमाम मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर तमाम सहूलियत फराहम की जाएँ ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। बात करेंगे कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी अजियत में मुब्तला हैं। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से तजावज़ कर गया है, जबकि तवील दौरानिए की लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत से। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होने लगे हैं। नमरा, हमें बताइएगा क्या तफसीलात है? बिल्कुल जी, शहर भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जो कि तवील दौरानी की जो लोड शेडिंग है उससे शहरी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एलानिया लोड शेडिंग के अलावा जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है वो शहरियों के काम को मुतासर कर रही है। इस वक्त कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में मौजूद है और यहाँ पर भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला इसी तरह से जारी है कि एलानिया के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। और मकीनों के मुताबिक बिजली की लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 15 घंटे से तजावज़ कर गया है, जिससे यकीनी तौर पर मामलात ज़िंदगी मुतासर हो रही हैं। और न सिर्फ रिहायशी इलाके या जो मकीन है वो इससे परेशानी से दो चार है, बल्कि साथ साथ जो कमर्शल सार्फिन है वो भी अजियत में मुब्तला दिखाई देते हैं कि जो कारोबारी अफराद हैं जिनकी दुकानें हैं इस इलाके में मौजूद, वो जो है वो बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान है। क्योंकि जो दौरानिया काम के औकात में है 10 से 12 घंटे दिन में, उसमें भी जो है तकरीबन 7 से 8 घंटे जो है वो बिजली गायब रहती है, जिससे काम जो है वो शदीद मुतासर हो रहा है। और यकीनी तौर पर भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद जो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया है उससे शहरी परेशान है कि जो इजाफी अखराजात बढ़ रहे हैं, यानी जनरेटर का इस्तेमाल या बैटरी का इस्तेमाल, उससे जो है वो इजाफी जो है वो बोझ उन पर पड़ रहा है, जिस पर जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। उनके मुताबिक मुतादिद बार दरख्वास्तें दे चुके हैं कि बिजली की लोड शेडिंग को दौरानिया वो कम किया जाए, कम से कम उन इलाकों में या उन गलियों में जहाँ पर जो है वो दुकानें मौजूद हैं या कारोबारी जो है वो सरगर्मियाँ जारी हैं। लेकिन कोई जो है वो खातिर खा जवाब मौसूल नहीं हुआ और ना ही कोई इस पर कोई अमल दरामद किया गया। शहरी मौजूद हैं, मजीद इनसे बात करते। बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त यहाँ पर? 12 घंटे में हमें सिर्फ 5 घंटे लाइट मिलती है और हर 3 घंटे के बाद 1.5 घंटे की लाइट आती है। अभी मेरी दुकान का बिल आया है 15,000 रुपये और हमें 12 घंटों में 5 घंटे की लाइट है। उसके बाद हम और हमारी लेबर बैठे हुए और कोई परेशान हाल नहीं है। हम शिकायतें कर कर के थक गए, सब कुछ करके थक गए, मगर कोई पूछने वाला नहीं। बिल ठीक ठाक आ रहे हैं और लोड शेडिंग बेइंतहा की हो रही है। अच्छा, इतनी देर के लिए बिजली जाती है तो उसके बाद काम किस तरह से मुतासर होता है? कोई जनरेटर वगैरह रखा हुआ है या फिर इंतज़ार करते? नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम लाइट जाती है तो फिर हम बैठ जाते हैं, लाइट आती है तो फिर हम काम करते हैं। 12 घंटों में सिर्फ 5 घंटे की हमारी वर्किंग है, 7 घंटे हम यहाँ बैठ के जाते हैं। अब इसी तरह से जो हमारे पास बंदे काम करते हैं वो भी 7 घंटे हमारे पास बैठे रहते हैं, हमें उनको 1.5 दिहाड़ी देनी पड़ती है और काम हम 5 घंटे करते हैं। तो हमारे लिए बड़े मसले मसाइल खड़े हैं और ऊपर से बिजली के बिल अल्लाह माफ़ करे बेइंतहा ज़्यादा आ रहे हैं। छोटी सी दुकान है वेल्डिंग की, 15,000 का बिल है। तो अब हम किसको बोलें, किसको शिकायत करें, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अच्छा, केयर की जानिब से कहा जाता है कि जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है वहाँ बिजली ज़्यादा जाती है, क्या ये इलाका भी उन इलाकों में शामिल है? नहीं, हमारे पास तो यहाँ पे कुंडे का कोई चक्कर ही नहीं है। हम प्रॉपर बिल के ऊपर काम करते हैं और मीटर से ही हम बिजली इस्तेमाल करते हैं। पहले किसी टाइम पे यहाँ होता था मगर अब तो नहीं है, मगर उसके बावजूद जो है वो लोड शेडिंग उरूज पर है। यकीनी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग का जो सिलसिला है
اس سے جو ہے وہ شہری پریشان نظر آ رہے ہیں کہ اعلانیہ کے ساتھ ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور طویل دورانی کی لوڈ شیڈنگ جو اوقات کار کلیکٹر کی جانب سے بتائے جاتے ہیں کہ 6 یا 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے ان علاقوں میں جہاں پر بجلی کی چوری کی شکایت موصول ہوتی ہے یا بجلی چوری ہوتی ہے یا کنڈا سسٹم ہے. لیکن جس طرح سے مکینوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اعلانیہ کے ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جو کہ مکینوں کے ساتھ کمرشل صارفین کو پریشانی کا سبب بن رہی ہے. متعدد بار درخواستوں کے باوجود، شکایتوں کے باوجود ان کا مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا، جو کہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. جس طرح سے موسم میں تبدیلی آ رہی ہے. جی نمرہ، بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں گے عبدالصمد جلبانی نئے چیف کے ڈی اے ڈپٹیشن پر تعینات. موجودہ کے ڈی چیف طارق رفیق خان 24 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور صوبائی حکومت کا نوٹیفیکیشن جاری. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، صوبائی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. موجودہ کے ڈی چیف طارق رفیق خان 24 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور عبدالصمد جلبانی نئے چیف کے ڈی اے ڈپٹیشن پر تعینات ہوئے ہیں. وسیم بتائیے گا ہمیں. حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جو کہ کا تعینات کر دیا گیا، جبکہ اس وقت جو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں سینئر موسٹ آفیسر ہے محیب اللہ جعفر، ان کو بائی پاس کر کے عبدالصمد جلبانی صاحب کو چیف انجینئر لگا دیا گیا ہے، جو کہ ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہر سلیم کے قریبی رشتہ دار بھی جانے جاتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. اور اب بات کریں گے آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد نون لیگ کا ایم کیو ایم سے رابطہ اور نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کا چیئرمین ایم کیو ایم سے اظہار تشکر. نون لیگ کی جانب سے ایم کیو ایم پاکستان کے تمام مطالبات پر جلد عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد نون لیگ کا ایم کیو ایم سے رابطہ ہوا ہے. نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کا چیئرمین ایم کیو ایم سے اظہار تشکر. نون لیگ کی جانب سے ایم کیو ایم پاکستان کے تمام مطالبات پر جلد عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. تفصیلات کے لیے بات کریں گے شعیب مختار سے. شعیب، ہمیں آگاہ کیجیے گا اس پر. ہمارے نمائندے کے ساتھ ہمارا رابطہ بحال نہیں ہو پا رہا اور ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے سن نہیں پا رہے ہم ان کو، اور پھر وقت اپنے ناظرین کو ہم اپڈیٹ کریں گے. نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کا چیئرمین ایم کیو ایم سے اظہار تشکر. آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد نون لیگ کا ایم کیو ایم سے رابطہ ہوا ہے. اور شعیب، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو تفصیلاً ہمیں آگاہ کیجیے گا اس پر. جی بالکل، 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کا ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین سے حکومت کا ساتھ دینے پر اور 26ویں ترمیم کی منظوری پر جو ہے اظہار تشکر کیا گیا ہے. نون لیگ کی جانب سے ایم کیو ایم پاکستان کے تمام مطالبات پر جلد عمل درآمد کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے. اس ٹیلی فونک گفتگو میں یہ بتایا گیا ہے کہ آرٹیکل 140 پر عمل درآمد سے متعلق جو ہے نون لیگ جلد تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ ایک پیج پر لائے گی، جبکہ کوٹا سسٹم کے خاتمے اور لاپتہ کارکنان کی بازیابی سے متعلق جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کی سفارشات کو سنجیدہ لیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ وفاقی ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے سے متعلق جو ہے جلد پروجیکٹ مانیٹرنگ یونٹ کا قیام جو ہے عمل میں لایا جائے گا. ذرائع کے مطابق جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے ملکی مفاد اور جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی جو ہے وہ کروائی گئی ہے. یہ اہم ترین رابطہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ ہوا ہے، جس میں نون لیگ کی اعلیٰ قیادت نے چیئرمین ایم کیو ایم سے اظہار تشکر کیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شعیب مختار.